हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम लोग रोज़ सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कल हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए वर्धन वंश के बारे में चर्चा की थी। आज महत्वपूर्ण उसी क्रम में यह दूसरा भाग है जिसमें हम संगम युग के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। आपको बस मेरे साथ बने रहना है क्योंकि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जल्दी से हम इस पूरे टॉपिक को ख़त्म कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ से बस कुछ ही प्रश्न बनते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे संगम काल कब आया था। तो देखो, आप लोगों को पता होना चाहिए भारत के यहाँ पर, मैं अगर ऐसे करके अगर इसको भारत का एक नक्शा बनाऊँ, ध्यान से देखें। अगर ये भारत का नक्शा है तो इसके ये ऊपर का भाग ये उत्तर का क्षेत्र है और ये नीचे का भाग आप लोगों का दक्षिण का क्षेत्र होता है। जब यहाँ दक्षिण की बात हम कर रहे हैं तो दक्षिण में जो शासक हैं उनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, परंतु इसी टाइम पर इसके समकालीन यहाँ पर मौर्य समाज चल रहा था। याद रखना, मौर्यों का जो समय था वो अंतिम पड़ाव चल रहा था। उस समय पर आप लोगों का यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ये आप लोगों का मौर्यों का समय है, उसी के समकालीन दक्षिण भारत का इतिहास संगम युग भी इसी के अंतर्गत आता है। संगम का अर्थ क्या होता है? यह एक सभा हो सकती है, यह एक गोष्ठी हो सकती है तमिल कवियों के द्वारा। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, तमिल तमिल कवियों की बात की है। पूछा जा सकता है तमिल कवियों के द्वारा बनाई गई एक सभा को, जिसमें आप लोगों के इतिहास का पता चलता है, या तमिल साहित्य कह सकते हैं। इसी को संगम साहित्य के नाम से जाना गया। ये जो काल है इसको संगम इसलिए कहा गया क्योंकि जो तमिल कवि थे उनके द्वारा एक सभा बनाई गई थी। उस सभा के अंतर्गत जो इतिहास पता चलता है वह संगम काल है। अब बात करते हैं, यह 100 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी तक का था। मौर्य वंश के यह समकालीन था। याद रखना, पूछा जा सकता है कि इसके अंतर्गत कितने यहाँ पर शासक या कितने यहाँ पर आपके जो राज्य बने थे। चेर बना था, पांड्य बने थे और चोल बने थे। याद रखना, ये पूरा क्रम कैसे है इसको अब हम समझेंगे। ये 3 वंशों का एक क्रम है जो संगम वंश के अंतर्गत आता है। अभी एक आप लोगों का दक्षिण में मैं बात करूंगा जब चोल वंश की स्थापना होगी जो तमिलनाडु में होती है, परंतु यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्योंकि मैं डायग्राम से ढंग से समझाता हूँ, क्योंकि ये डायग्राम आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में ये डायग्राम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये वाला जो भाग है आप लोगों का मालाबार का जो तट है, इसको ध्यान से देखना, जो मैं इसको बना रहा हूँ रेड रेड, ये आप लोगों का चेर वंश है। कौन सा? चेर वंश। ये जो आप लोगों का यहाँ का भाग है इसको चोल कहते हैं। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। और जो ये याला भाग है तमिलनाडु वाला भाग, इसको पांड्य वंश कहा गया। कितने वंश थे? चेर आप लोगों का केरल, जिसको मालाबार तट भी कहते हैं। चोल आप लोगों का यहाँ पर कृष्णा नदी के नीचे, पूछा गया है बहुत बार, कृष्णा नदी के नीचे कौन से संगम वंश का था? तो याद रखना ये आपका चोल वंश था। यदि आपसे पूछा जाएगा तमिलनाडु में कौन था तो पांड्य वंश के थे। अगर आपसे कहेंगे कि चेर की जो यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह था वो क्या था, तो धनुष था। चेर का धनुष था। चोल वंश का बाघ था। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं सारी। और पांड्य का मछली था। मैंने चिन्ह की पर चर्चा कर ली, इनकी स्थिति बता दी। महत्वपूर्ण ये है कि पूछा जा सकता है तमिल क्षेत्र के जो प्रमुख देवता थे उनका नाम क्या है? मुरुगन था, जिसको समुद्र के देवता कहा जाता था। बाद में इन्हीं का नाम सुब्रमण्यम पड़ गया था। याद रखना, ये छोटे छोटे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसी के अंतर्गत आप लोगों का क्या होता है, जब ये तीनों के तीनों यहाँ पर क्या थे? वंश थे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तो इसमें चोल वंश रहेगा, परंतु यहाँ पर जो 3 यहाँ पर जो गोष्ठियाँ होती हैं या 3 जो आप लोगों के यहाँ पर
सम्मेलन होंगे, कवि सम्मेलन होते हैं। इसके अंतर्गत संगम वंश के अंतर्गत 3 सम्मेलन होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इन तीनों का संरक्षण कौन करता है? तो पांडे वंश। याद रखना, ये भी प्रश्न बना है। मैं वही चीज़ें लाया हूँ जो डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब पूछेंगे प्रथम जो सम्मेलन था उसमें यहाँ पर स्थान कौन सा था? मदुरई था। इसमें गुरु अगस्त ऋषि थे। याद रखना, फिर बता रहा हूँ, प्रथम मदुरई अगस्त ऋषि, द्वितीय कपाटपुरम अगस्त मुनि, तृतीय बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नरिक्कर के द्वारा किया गया है, नकीरर के द्वारा किया गया है, महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? ध्यान से सुनना। दूसरा वाला क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि तोलकापियम नाम की एक यहाँ पर आप लोगों का तमिल व्याकरण ग्रंथ है। याद रखना, तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकापियम पूछा जा सकता है। तोलकापियम क्या है? ये कब आया था? ये आपका संगम काल में द्वितीय सम्मेलन के अंतर्गत जब अगस्त मुनि ने इसका अध्यक्ष या गुरु थे, तब उसमें तोलकापियम ग्रंथ की स्थापना की। कौन था ये? तमिल व्याकरण। ये तमिल व्याकरण से संबंधित था, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोगों की इसी के अंतर्गत पांडे वंश। अब हम स्टार्ट करते हैं, जो 3 थे अब इनको ढंग से देख लेते हैं। पांडे वंश की राजधानी क्या है? मदुरई। हमने बताया पांडे ने इन तीनों का क्या किया है? पांडे वंश ने तीनों को संरक्षण कर रखा है, तो इसकी राजधानी क्या है? मदुरई है। इसलिए प्रथम वाले का स्थान क्या हो जाएगा? मदुरई था। यहाँ पर मेगास्थनीज के द्वारा इसका पता लगा। इसमें यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैं आपसे कहूँगा इसमें जो शासन करती थी वो स्त्रियां करती थीं। यहाँ पर प्रश्न बन जाता है, कौन से संगम वंश में किस वंश के अंतर्गत स्त्रियां शासक रही थीं? तो पांडे वंश के अंतर्गत रही थी। यह तमिलनाडु के अंतर्गत था। इसमें 157 राजाओं का जिक्र मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। याद रखना, इसके महत्वपूर्ण राजा कौन हैं? नेडोयन। याद रखना, नेडोयन समुद्र पूजा, ये आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट है। याद रखना, इसने ही समुद्र पूजा नाम से एक पूजा करवाई थी। बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न आप लोगों के बन जाते हैं। मैं फिर बोलूँगा, यहीं से प्रश्न आप लोगों के डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा आप लोगों का है चीर। याद रखना, ये मालाबार तट केरल के अंतर्गत था। मैंने चित्र में समझाया था। इसका धनुष था। अभी हमने पांडे की बात करी तो उनका कौन था? यहाँ पर मछली था। याद रखना, इसका जो चिन्ह हो जाएगा, एक सेकंड, इसका जो चिन्ह हो जाएगा वो मछली हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चेर का धनुष है। सेन गुटवन बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, इसने एक प्रथा चलाई थी, उसका नाम था कर्णिगी पूजा। याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। कर्णिगी क्या है? याद रखना, ये एक पत्नी पूजा है, सती पूजा है। इसको चलाया किसने था? सेन गुटवन ने चलाया था। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ें बता रहा हूँ जो डायरेक्ट प्रश्नों में छपते हैं। सेन गुटवन के द्वारा कौन सी प्रथा चलाई गई? कड़गिनी प्रथा चलाई गई, ये पूजा चलाई गई जिसको पत्नी पूजा या सती पूजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कन्नड़गी। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं चोल वंश की। तो चोल वंश के जो आपके यहाँ पर संस्थापक थे वह करिकल थे। ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। करिकल किसके संस्थापक थे? चोल वंश के थे। अभी एक चोल वंश आएगा जो आप लोगों का द्वितीय दक्षिण जब राज्य चलेंगे तब वहाँ पर विजयालय नाम के होंगे, वो करेंगे। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये चोल द्वितीय होंगे, ये चोल प्रथम है, ठीक है। चोल इसके अंतर्गत यहाँ पर राजकीय चिन्ह बाघ था। सबसे शक्तिशाली राजा कौन है इसके अंतर्गत मैंने बता दिया, करिकल है, मैंने अभी बोल दिया है। और ये सबसे शक्तिशाली राज्य भी है। प्रमुख शासक इसमें मैंने बोला करिकल हैं। राजधानी इनकी पुहाड़ थी, जैसे मैंने अभी मदुरई बताई पांडे की, और यहाँ पर इसकी राजधानी मैंने बता दी है आप लोगों को, क्या है? पुहार है। कावेरी पट्टम, याद रखना,
पूछ सकते हैं संगम वंश का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह कावेरी पट्टम है। बहुत बार प्रश्न बना है, डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। श्रीलंका पर किसने विजय प्राप्त की थी? ये चोल वंश ने की थी, याद रखना। और यहाँ पर अभी बात करेंगे हम जब दूसरा हमारा दक्षिण का काल चलेगा उसके अंतर्गत। मैंने अभी पूरा ये अच्छे से आपको दक्षिण भारत के जितने भी महत्वपूर्ण संगम युग के अंतर्गत पॉइंट बन सकते थे वो मैंने सारे बताए, परंतु कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। दक्षिण भारत में यहाँ पर साहित्य आए थे, याद रखना, महत्वपूर्ण है। साहित्य कौन कौन से हैं? शिल्पादिकरम, याद रखना, ये एंग्लो ओडियल के द्वारा बनाया गया था। इसी ने क्या किया था? प्रेमी थे कोवलनल और इसकी पत्नी थी माधवी और कड़गी। मैंने अभी बताया था कड़गी पूजा किसके द्वारा? सेन गुटवन के द्वारा। इसी पर कड़गी पूजा होती है, वो इसी के अंतर्गत है, याद रखना, यहाँ साहित्य से पता चला। अगर मैं बात करूँगा तोलकापियम की, यह अगस्त ने द्वितीय संगम या द्वितीय सम्मेलन के अंतर्गत कपाटपुरम में, तोलकापियम एक ग्रंथ है जो तमिल व्याकरण का है, याद रखना। तोलकापियम क्या है? ये तमिल ग्रंथ है। ये कब आया था? द्वितीय संगम या द्वितीय आपकी सम्मेलन के अंतर्गत आया था जब अगस्त ऋषि थे। ये प्रश्न डायरेक्ट बनेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, तोलकापियम, ठीक है। शिल्पादिक्रम में क्या है? कण्डगी जो प्रथा थी जो सेन गुटवन ने चलाई थी चेर वंश में, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न ये बन जाता है दक्षिण भारत में आर्यकरण का श्रेय किसे जाता है? देखो उत्तर भारत में तो बहुत लोग आए थे, आर्य समाज की स्थापना, यहाँ पर आर्यकरण करने वाले कौन थे दक्षिण भारत में? वह थे अगस्त ऋषि। इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न डायरेक्ट बनेगा। कुछ यहाँ पर हैं रचना तिरुकुलम, याद रखना, तिरुकुलर और तिरुवरूल है, नीति शास्त्र की है। एक है कुरूल, याद रखना, कुरुल याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तमिल साहित्य की बाइबिल भी कही जाती है। देखो मैंने अभी जितने महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकते थे इस संगम वंश के अंतर्गत करवाए। कल आपको अब दक्षिण भारत का दूसरा भाग जिसमें हम लोग ये पूरे पोर्शन को पढ़ेंगे। यहाँ पर जो ये चला 100 से लेके 300 मध्य चला था, जिस समय यह पूरा का पूरा आप लोगों ने अच्छे से इस चित्र में देखा, चेर, पांडे और चोल, यहाँ पर कौन कौन है इसको ढंग से देखेंगे तो यहाँ पर ये दक्षिण भारत के क्रम में ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक करेंगे। इसमें क्या होगा? इसमें पहले आप लोगों के पल्लव वंश आएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। वातापी चालुक्य जो वादामी चालुक्य थे कर्नाटक के, उनको पढ़ेंगे। वेंगी चालुक्य पढ़ेंगे जो कृष्णा नदी के बगल में थे। राष्ट्रकूट को पढ़ेंगे जो महाराष्ट्र में थे। ये क्रम है। कल्याणी चालुक्य को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद चोल को पढ़ेंगे। कल ये हम याला पूरा टॉपिक ख़त्म कर देंगे और आप लोगों का वर्धन वंश दूसरा दक्षिण भारत के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनके जितने भी शासक और वंश हैं उनको मैं कल पूरा कंप्लीट करा दूंगा। फिर कल से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, परसों से यहाँ पर हम लोग आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण एक एक टॉपिक को चुनेंगे, धीरे धीरे करके इतिहास कंप्लीट करेंगे। मेरा ये पूरी सीरीज चल रही है आप लोगों के सब इंस्पेक्टर के लिए, आपको पता होना चाहिए। यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।